एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन, आइसोमेराइजेशन। अच्छा, प्रिपरेटरी रिएक्शन हमने कर लिया था एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी प्रिपरेशन कर लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे, है ना? ठीक है। एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन, एरोमेटाइजेशन का मतलब है, सिंपली बोलूं तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन and their compounds and their derivatives होता है मतलब बेंजीन से बनने वाले, बेंजीन बनाना और बेंजीन के डेरिवेटिव्स बनाना। जैसे आपको दे दिया CH3 CH2 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 और CH3, क्या हो गया? नाम क्या हो जाएगा? N-हेक्सेन। N का मतलब यहाँ पे नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब सिर्फ क्या हो? स्ट्रेट चेन। जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉर्मल या N। एरो के ऊपर यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, Cr2O3 हो सकता है, MO2O3 हो सकता है, V2O3 में से कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट हो सकता है। हीट करेंगे 773 केल्विन पर और 10 से 20 ATM हमें क्या रखना पड़ेगा? प्रेशर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा जी? बेंजीन। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, हम सबको पता है, हमने सीख लिया एरोमेटाइजेशन पता करना, तो इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम रख दिया? एरोमेटाइजेशन। साथ में होगा 4 हाइड्रोजन गैस। इसको ऐसे दिखा देते हैं कि ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, CH2 है। किसी भी चेन को हम अपनी मर्जी के हिसाब से कैसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। क्या है ये? N-हेक्सेन है, बोलो हाँ है ना? अब N-हेक्सेन है, यहाँ पे तुमने Cr2O3 या V2O3 या MO2O3 में से कुछ डाल दिया 773 केल्विन पे और 20 ATM के पास हीट कर दिया, तो दिख रहा है ये कुछ साइक्लोहेक्सेन की तरह बन रहा है। तो यहाँ से क्या करता है? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। और इनके बीच में क्या आ जाएगा? देखो, जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा तो CH रह जाएगा और क्या बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। दूसरी साइड में फिर आगे है ये CH और ये CH, ये वाला, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा जी? डबल बॉन्ड। फिर आगे है ये CH और बेटा जी यहाँ पे भी क्या है? ये CH। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले? 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा जी? इस तरह से डबल बॉन्ड, और ये क्या है आपका? तो क्या बन गया ये? टोटल हाइड्रोजन कितने बन गए? टोटल हाइड्रोजन कितने निकल गए? देखो 2 और एक ये था और एक ये था, तो टोटल हाइड्रोजन कितने निकल गए? 4H2। या सुन लो भाई, 8 हाइड्रोजन निकले। 8 हाइड्रोजन का मतलब है कि एक H2 मॉलिक्यूल बनाने में 2 हाइड्रोजन, मतलब 4H2 मॉलिक्यूल निकलता है। तो ये इस तरह से क्या बन जाता है? बेंजीन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन नोट कीजिए, लिखिए बेटा। फिर एक बार वापस से बता, सुना नहीं था। क्या नहीं सुना बेटा? सर रिएक्शन में कहीं गया हुआ था एक बार। ठीक है बता रहा। हाँ बेटा, कोई कुछ तो बोल रहा था, बोलिए। सर ये हाइड्रोजन निकालने वाला एक बार फिर से बता दीजिए। जब बेंजीन बनाना है तो हाइड्रोजन तो निकालना ही पड़ेगा ना बच्चा। अगर आपको बेंजीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी। तो सर जो लास्ट इसके टर्मिनल CH3, हमें उनमें से भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि बेंजीन में तो 3 जगह डबल बॉन्ड आता है। हाँ तो बेटा ये निकाले ना 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो सर अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से। नहीं बात समझ आई? नहीं सर। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो, बोलो। तो नहीं समझ आया। नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना कि
टर्मिनल से क्या कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि जब एनहेक्सेन के लास्ट में जो CH3 है, तो हमने बीच में से तो मतलब जो 4 CH2 मॉलिक्यूल्स थे बीच में, उनमें से तो एक एक हमने निकाल के उनके बीच में 2 डबल बॉन्ड ऐसे बना दिए, लेकिन लास्ट के जो टर्मिनल CH3 है उनमें से निकालने पे तो फिर हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकलने चाहिए थे ना। बेटा एक H2 तो इससे बन गया, एक H2 इससे बन गया, एक H2 इससे बन गया और एक H2 इससे बन गया। आप पता नहीं कैसे इसको 6 काउंट कर रहे हो। ओके सर, समझ आ गया। आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि एरोमेटाइजेशन हो रहा है? Cr2O3, फिर क्या हो सकता है? MO2O3, फिर क्या हो सकता है उसके बाद? V2O3, इनमें से ही कोई हो सकता है, तब भी एरोमेटाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी होना चाहिए, जो प्रेशर है वो प्रेशर भी होना चाहिए। चले आगे। यस सर। देखो ऐसे दे दिया, यहाँ पे लिख दिया सीधा N हेप्टेन लिख दिया, बस कोई फॉर्मूला कुछ N हेप्टेन लिखा और एरो पे लिखा Cr2O3 773 केल्विन और बेटा जी 10 से 20 ATM। प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या बनेगा, ये लिख दिया N ऑक्टेन और यहाँ पे लिख दिया V2O3 773 केल्विन और 10 से 20 ATM। प्रोडक्ट क्या बनेगा? भाई 24 26 दोनों है इसमें, बोलो। यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है भाई, तुमने देख लिया होगा कल की भी ब्लॉक हो गई है वो, तो ये कुछ MS टीम में उन्होंने सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसकी वजह से वो फर्दर रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या रिकॉर्डिंग ओपन नहीं हो रही है। मैंने आज पूछा भी रिकॉर्डिंग ऑन करने पर बोल रहा है ओनर का परमिशन लेने के लिए। मुझे खुद बोल रहा है, जबकि ओनर तो मैं ही हूँ उसका, मुझे भी ओपन नहीं हो रहा ना भाई। इस वाले MS टीम चैनल का ओनर मैं ही हूँ, मुझे भी नहीं बोल रहा वो, समझ रहा है? यस सर। मैं तो अपनी तरफ से कर देता हूँ भाई, लेकिन वो नहीं चलेगा जनरली, ये हेड ऑफिस से कुछ हुआ है एक्चुअली में, फिर उनका मिसयूज होता है वीडियोस का, तो इस वजह से शुरू से ही वीडियो अलाउड नहीं। बेंजीन एरोमेटाइजेशन मतलब बेंजीन का बनाना भाई। तो यहाँ क्या बन सकता है बेटा जी? N हेप्टेन का मतलब क्या होता है? कितने कार्बन? भाई इसका फॉर्मूला भी लिख के दे सकता है, C7 और H कितना 16, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिख के दे सकता है C8 और H कितना 80। बोलो हाँ है ना? तो तुम्हें एक तो एरोमेटाइजेशन की कंडीशन देख के पहले तो क्या बना देना है? बेंजीन। बचा कितना कार्बन ऊपर वाले में? एक, तो उसको क्या लिख दो CH3। तो क्या बना बेटा जी? टोलीन बना। इसमें क्या बनेगा? कितने बचे? CH2 CH3। ऐसे भी आ सकते हैं, और बेटा जी क्या ऐसे नहीं आ सकते? चेक कर लो, ऐसे भी आ सकते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा, इसमें एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट बनते हैं बेटा? 4 प्रोडक्ट बनते हैं, समझ रहे हो? और जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा, बट अपने कोर्स में जो है वो सिर्फ बेंजीन का एरोमेटाइजेशन है, एनहेक्सेन का हमने तो 2 एक्स्ट्रा कर लिए, इतना काफी। ठीक है, जितना आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा होता जाएगा, आइसोमर्स उतने ज्यादा बनते जाएंगे।
हाइड्रोजन तो होगा, बिल्कुल होगा, इसमें भी 4H2 जाएगा और इसमें भी अगर पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल के हिसाब से देखोगे तो कितना जाएगा, एक H2 के लिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। मैंने फिर कहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाई प्रोडक्ट की अहमियत नहीं है। आप लिखो मत लिखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाई प्रोडक्ट नहीं पूछे जाते। एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन नंबर 3 है, रिएक्शन विद स्टीम। छोटा सा रिएक्शन है ये, वैसे हम कर चुके हैं पहले एक बार। हाइड्रोजन जब हमने पढ़ा था, वाटर गैस याद है, CH4 की रिएक्शन कर दो तुम किसके साथ, H2O स्टीम के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है क्या बेटा जी, CO प्लस H2 गैस। यस और नो? इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था मैंने, इसका एक जनरल फॉर्मूला था 3H2 और यहाँ पे क्या आएगा 2। तो ये रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, N आता है ना यहाँ पे, NH2 होता है और ये होता है 2N+1, ठीक। तो ये बनता है, इसको क्या बोलते हैं याद है ना सबको, इसको वाटर गैस बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा जी, सिन गैस, या इसी को क्या बोलते थे बेटा जी, सिंथेसिस गैस। तो तुम्हें एज इट इज ये रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, याद प्लस कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा कि 6 है तो क्या बनेगा बेंजीन, 7 है तो क्या बनेगा टोलिन, 8 है तो क्या बनेगा 4 आइसोमर। याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ में याद ही करना पड़ेगा सिर्फ, कुछ में कॉन्सेप्ट्स भी सीखने पड़ेंगे। कल क्लास रख लियो तुम्हारी 2 से 3 या 2 से, यस सर। टेस्ट है किस टाइम, तो मैं तो 2 से 3 कह रहा हूँ, टेस्ट तो 4 बजे से है। ले लो सर। 2 से 3 में कहाँ टेस्ट आ गई, 2 से 3 1 घंटे की क्लास ले लेंगे, कुछ तो होगा। 2 से 3 ठीक है, 2-4 रिएक्शन भी निपटी। कोशिश है कि भाई थर्सडे तक फ्राइडे तक हो जाए तुम्हारा, नेक्स्ट सैटरडे संडे तो बिल्कुल एंड ही है, कोशिश रहेगी फ्राइडे तक कराने का, हो ही जाएगा। अब तो चले आगे, निकल चुका हाथी बस पूंछ के बाल रह गए। ये लिखा सबने, लिखा ना सबने? नेक्स्ट लिखिएगा पाइरोलिसिस रिएक्शन, 4th है आपका पाइरोलिसिस, या इसको बेटा जी क्रैकिंग भी कहते हैं। क्रैकिंग रिएक्शन हो सकता है मॉड्यूल में एनसीईआरटी में जो मैं लिखा रहा हूँ इस ऑर्डर में ना हो, है ना, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है रिएक्शंस का। पाइरोलिसिस और क्रैकिंग ऑफ रिएक्शन। पाइरोलिसिस का मतलब क्या है या क्रैकिंग का मतलब क्या है, टू ब्रेक दी large chain of alkene into smaller chain for decreasing air pollution, CO और CO2। जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी उतना ज्यादा चांस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 निकले पेट्रोल के बर्निंग से। तो उसको हम क्या करते हैं, स्मॉलर चेन में तोड़ते हैं। स्मॉलर चेन में तोड़ने से कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का कंटेंट जो होता है वो कम निकलता है। जैसे एक कंपाउंड है C6
और H कितना आएगा 14। इसकी पायरोलिसिस करानी। पायरोलिसिस कराने का मतलब है कि हमें इसको हीट करके, और कुछ सब्सटेंस होता है, अगर तुम्हें याद हो, इथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड या डाइइथाइल लेड, डाइइथाइल लेड भी यूज करते हैं और टेट्राइथाइल लेड यूज करते हैं ज्यादातर। टेट्राइथाइल लेड ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, जो लार्ज चेन को स्मॉलर चेन में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, मान लो मैंने इधर C6 लिख दिया, C3 प्लस C3 लिख दिया, C2 प्लस C2 प्लस C2 लिख दिया और C4 प्लस C2 लिख दिया। जो आपका फॉर्मूला एल्केन का होगा, जितने कार्बन आपके एल्केन में होंगे और जितने हाइड्रोजन आपके एल्केन में होंगे, उतने ही कार्बन हाइड्रोजन आपका जो भी स्मॉलर चेन का मिक्सचर बन रहा है उसमें होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। जैसे मैंने यहाँ C6 लिखा और उसको मैं लिख दूं 12, तो क्या हो, कितने हाइड्रोजन बचे, तो H2 निकाल देंगे, यहाँ से क्रैकिंग हो गई। यहाँ पे C3 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया C3 है, और C3 को बैलेंस करने के लिए अगर एल्केन ही बनाना है तो क्या लिखूंगा मैं 8। आगे बचे कितने, 14 करने में 6, तो यहाँ 6 आ जाएंगे। समझ रहे हो, तुमने यहाँ पे कुछ एल्केन बनेंगे, कुछ एल्कीन बनेंगे, कुछ एल्काइंस बन सकते हैं, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो, यहाँ पे C2 है तो H क्या लिख दूं, 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 6 लिख देता हूँ, तो यहाँ कितने बचेंगे बताओ, 2। तो एल्कीन बन गए और एक क्या बन गया, एल्काइन। यहाँ पे C4 है और मैं अगर क्या लिख दूं यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या बचेंगे 14। और अगर मैं C4 और यहाँ पे लिख देता 8, तो यहाँ पे क्या लिखता, C2 है 6 लिखता। समझ रहे हो ना, तो कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बस अगर डिफरेंस होगा तो किसमें होगा, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन अगर डिफरेंस है तो फिर वो क्रैकिंग वाला पार्ट नहीं है। तो आपसे रिएक्शन देके पूछ लेगा कि विच रिएक्शन रिप्रेजेंट क्रैकिंग, तो जहां पे दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन सिमिलर है तो वो क्रैकिंग दिखा रहा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम या ज्यादा हो गए तो फिर वो क्रैकिंग नहीं दिखा रहा है। लिख लीजिए इसको। सर हाइड्रोजन का नंबर अगर सेम है और कार्बन का नहीं है सेम, तो भी डिफरेंट हो गया बेटा, किसी भी तरह से डिफरेंट हो जाए। और एक और चीज बताऊंगा अभी आगे जाके करेंगे हम फिजिकल में, कि कार्बन की चेन जितनी लंबी होती उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा अलग, लेकिन उसको हीटिंग उतनी ज्यादा चाहिए। तो अगर तुमने पेट्रोल में लार्ज साइज के हाइड्रोकार्बन्स डाल दिए तो इंजन को पावर क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा जनरेट करनी पड़ेगी, तो ज्यादा इमिशन होगा। तो वो सारी चीजें, तो इसलिए हम पेट्रोल को जो है वो मिक्सचर होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का, ज्यादा लंबी चेनें उसमें नहीं होती। प्रोडक्ट कुछ फिक्स नहीं है बेटा, जो मैंने बनाया है जरूरी नहीं है यही, कुछ भी किसी भी तरह से प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, बस लार्ज चेन को स्मॉलर में तोड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम रहने चाहिए। हाँ, जितना ज्यादा लंबा चैन होता है उतना ज्यादा इमिशन होता है। चले भाई आगे। यस सर। नेक्स्ट लिखिएगा। यस। कंबसन ऑफ एल्केन। कंबसन ऑफ एल्केन रिएक्शन नंबर ही फिफ्थ है ना, कंबसन ऑफ एल्केन। अगर याद हो फर्स्ट चैप्टर,
चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने कंबस्शन का रिएक्शन लिखाया था आपको जनरल, याद है कुछ? 3n+1/2O2 और इज इक्वल टू कंप्लीट कंबस्शन कर रहे हो आप, तब लिखना है रिएक्शन। और यहाँ पे क्या आएगा? NCO2 और प्लस N+1H2O लिखाया था ये फॉर्मूला। मान लीजिए आपको कंबस्शन लिखना है, C2H कितना हो जाएगा? 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 2 + 1 / 2O2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2CO2 और प्लस क्या हो जाएगा? 2 + 1H2 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 2 है, यही तो n की वैल्यू है। तो क्या है फाइनल पर? C2H6 3 2 6 5/2 O2 सॉरी 7/2O2 इज इक्वल टू कितना? 2CO2 और बेटा जी 3H2O। हो गई रिएक्शन? करके बताना जरा C5 C8 में क्या होगा प्रोडक्ट? सर रिएक्शन को फ्रैक्शन से बस दिखा देना, डेसिमल यूज नहीं करते हैं। क्या बेटा? रिएक्शन में डेसिमल सर यूज नहीं होता है ना? नहीं, जनरली नहीं होता है, लिख सकते, गलत नहीं है, पर ना करा जाए तो अच्छा है। आकांक्षा, आयुष, अभिनीत, आदित्य, ऐश्वर्य, अक्षय, अनुष्का मित्तल, अर्पिता कुमारी। भाई 26 है क्या ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ठीक है। आयशा, आयुष, भव्य, चारू, प्रेजेंट सर। दत्त, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु, हर्षित, हितेश, जिया, कनक, खुशी कुमारी, मिताली, निधि, निहारिका, निशांत, परितोष, प्रिंस, ऋषभ, ऋतिक, सागर, साक्षी, शशांक, श्रेया, शुभम, स्नेहा, श्वेता, तनिषा, तनिषा गुप्ता, तनिषा गुप्ता प्रेजेंट। तानिया, ट्विंकल, प्रेजेंट सर। वैभव कुमार, युवराज, अस्तित्व, सलोनी, कृष, अपर्णा, आयुष, दीक्षित, मोहम्मद इस्तेमा, वंश, प्रेजेंट सर। अमृतेश। ये बेटा आ गया सबका? C5H12 लिखा होगा और C8H18 लिखा होगा। यस सर। तो यहाँ पे हो गया 15/16/2 यानी कि 8O2 और ये 5CO2 होगा और ये 6H2 हो गया। ये सुनो। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि 25/2O2 हो गया बेटा जी, यहाँ पे 8CO2 हो गया और यहाँ पे बेटा जी 9H2। क्लियर है सबको? इसी को कंप्लीट कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं, ऑलरेडी सिखाया हुआ है मैंने आपको। एक आएगा बेटा जी CH4 और प्लस O2 और यहाँ लिखा होगा इनकम्प्लीट कंबस्शन। इसमें कार्बन प्लस H2O निकलता है, इसको बोलते हैं बेटा जी कार्बन ब्लैक। क्या कहते हैं इसको? ये यूज किया जाता है कहाँ पे बेटा जी? प्रिंटर इंक बनाने में, है ना? ये आपका जो
ब्लैक इंक होता है पेन का, पेन इंक बनाने में, या बेटा जी ब्लैक कलर बनाने में इसका यूज होता है। कार्बन ब्लैक बोलते हैं इसको। बैलेंस तो कर ही लोगे। एक कार्बन है इधर, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा। पिगमेंट होता है, ये भी कलर सेपरेशन में यूज होता है, पिगमेंट्स बनाने में या फिल्टर बनाने में ब्लैक कलर की इंक प्रोड्यूस करता है। ब्लैक पिगमेंट और ब्लैक फिल्टर बोलते हैं उनको। बिल्कुल। सर इसका यूज भी याद रखना है, कहाँ कहाँ होता है? हाँ, इसका यूज याद रखना है, पूछ सकता है। कौन सा था ये ऑक्सीडेशन वाला? 6 था ना, ये 6 है। ठीक है, लिखिएगा। हाँ बेटा, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर मैं कहूँ कि अगर एल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, जिसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज, तो वो ये है एल्केन में से, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आ कोई भी सकता है, लेकिन ज्यादातर रिपीटिशन में कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसमें रट्टा मारना पड़ेगा, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जो बनता है वो बनता है। देखिएगा कैसे होता है। आपके पास 2CH4 है और प्लस आपने O2 लिया और एरो के ऊपर रखा Cu, कॉपर ट्यूब बोलते हैं इसको, और 523 केल्विन किया और टेम्परेचर प्रेशर किया 100 atm। तो यहाँ पे तुम्हारा बन के आएगा 2CH3OH। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। पहली रिएक्शन तो यह कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का मतलब सबको पता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑर्गेनिक में खासकर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है बेटा जी? एडिशन ऑफ, जो बेसिक जो क्लासिकल डेफिनेशन था वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऐसा ना कर। ये क्या हो गया? चलिए लिखिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन, और बेटा जी ऑर्गेनिक में रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा बेटा, समझ रहे हो? अगर ये रिएक्शन दे दी है आपको, यहाँ पे लिख दिया CH4 प्लस ऑक्सीजन और एरो पे लिख दिया MO2O3 और नीचे लिख दिया 543 केल्विन और 100 atm, तो यहाँ बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड SCHO प्लस H2। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। ये फिक्स है, मतलब इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा, जो सामने है यही आएगा।
अगर यहाँ कर दिया थर्ड आपको 2CH3 इथेन और प्लस ऑक्सीजन और एरो पे डाल दिया CH3CO का होल ट्वाइस और मैग्नीज एसिटेट बोल देते हैं इसको। यहाँ पे तुम्हारा बनेगा एसिटिक एसिड CH3COH और प्लस 2H2 2 मॉलिक्यूल्स। और अगर ये हो गया CH3 है और बेटा जी CH3 है, यहाँ H है और एरो पे है KMNO4। इसका काम होता है, वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है CH3 OH और OH, इसको बोलेंगे टर्शरी अल्कोहल। ये सारी रिएक्शन को कहा जाता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस में नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर से प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ हो गई, एक हो गई यार, एक हो लेते हैं, एक ही हुई है ना अभी। सर एरो के ऊपर रिएजेंट है ना, जितना भी लिखे हैं। हाँ बेटा, ये तीनों में रिएजेंट है, इन्हीं को रिएजेंट कहते हैं। अभय कुमार, अगर तुम चाहो तो जितने रिएजेंट में लिखा रहा हूं अभी से शुरू कर दो एक अलग से नोट्स बनाने, हेडिंग डाल के रिएजेंट, और उसमें एक इंडेक्स बनाओ। इंडेक्स में लिखो ये रिएजेंट नंबर इस पेज पे है। तो रिएजेंट के नोट्स सेपरेट चलने चाहिए तुम्हारे। ऐसे ही एक नोट्स बनाओ अलग से, नेम रिएक्शन नोट्स। जैसे तुमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा तो वुड्स रिएक्शन लिख दी, कोई सा भी नेम जहां पे साइंटिस्ट का आएगा। कोल्बे रिएक्शन पढ़ा, कोल्बे रिएक्शन लिख दी। फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ा, फ्रैंकलैंड लिख दी। तो एक नोट्स हो गए तुम्हारे रिएजेंट के, एक हो गए नेम रिएक्शन के। याद रखना, मार्क माय वर्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकलेगा अगर ये इतनी मेहनत कर गए तुम, क्योंकि 80 से 90 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं नीट में, और उसमें से भी ज्यादा पार्ट जो होता है वो नेम रिएक्शन और रिएजेंट का होता है। तो तुमने अगर रिएजेंट और नेम रिएक्शन रट लिया, याद कर लिया, तो फिर तुम्हें कोई पीछे करने वाला नहीं है केमिस्ट्री में, तो खास करके थोड़ी सी मेहनत, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो बचेंगे, वो होते ही जाएंगे। आदर्श आनंद, आद्या, आलोक, प्रेजेंट सर। अंकित, अंश, अंशु, अतुल, भव्य, भूमि, चिराग, क्रिस्टीन, देव, दिशा, गौरव, हर्ष, कनव, क्रिश, केशव, मोहम्मद आदिल, मोहित, नताशा, नव्या, नित्यम, पायल, प्रभात सिंह, प्रिशा, रवि, ऋषभ राज, ऋतिक, ऋतु, रोशनी, रुचि, सचिन, शीतल, शिवांश, सूर्या, श्रेया सिंह, सुब्रत। प्रेजेंट सर। सूरज, तनु, विवेक, सोहिल, निशा। प्रेजेंट सर। लिखा सबने बेटा? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ना क्या बेटा? कौन सा नंबर रिएक्शन? थर्ड में CH3CO का होल ट्वाइस Mn, मैग्नीज एसिटेट बोलते हैं इसको। कोई थियरी, कोई कुछ नहीं पढ़ना होता भाई, थियरी नहीं पढ़नी होती। रिएक्शंस के आगे आजू बाजू जो थियरी लिखे होता है, मकसद है सीधा। और ये कैसे पता लगेगा भाई? जाइए और देखिए, PYQs देखिए, उठाइए, पता लग जाएगा आपको। NCERT एक्सरसाइज जाइए पीछे, पता लग जाएगा क्या करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट।
सर वो फोर्थ रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल लिखा हुआ है। किसको? कंट्रोल ऑक्सीडेशन का फोर्थ रिएक्शन में वो सेकेंडरी अल्कोहल था। हाँ, ये टर्सरी कार्बन है अपना, ये CH3 है, यहाँ पे भी है ना, ये CH3 है बेटा जी। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया। ऐसा सिर्फ एक H निकला यहाँ से और यहाँ पे आके क्या लग गया, OH लग गया। क्लियर है सबको? यस सर। एक कार्बन पे कभी 2 OH तो रह ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक कार्बन पे कभी भी 2 OH रह ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो हमेशा क्या करता है, पानी निकाल देता है और C डबल बॉन्डों में कन्वर्ट हो जाता है। एक कार्बन पे कभी भी 2 OH रह ही नहीं सकते। चले आगे, लिखा यहाँ तक सबने? रिएक्शन नंबर 7 है हेलोजिनेशन रिएक्शन, लिखिएगा हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन टू अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट चाहे कुछ भी हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, टू अ सबस्ट्रेट नोन एज हेलोजिनेशन। हेलोजेंस पता ही है तुम्हें क्या है, किसे बोलते हैं भाई? ग्रुप 70, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन हियर, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर किसकी होगी? क्लोराइड, और फिर किसकी होगी बेटा जी? फ्लोराइड। यानी कि आयोडाइड सबसे तेजी से रिएक्ट करेगी और सबसे मुश्किल से कौन करेगी? फ्लोराइड। और बेटा जी रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन में तुम्हें पहले भी लिखा चुका हूं। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है? बोलो। टर्सरी हाइड्रोजन, फिर कौन सा होता है? सेकेंडरी हाइड्रोजन, और फिर कौन होता है बेटा जी? प्राइमरी। ये रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन होती है। दोनों चीजें इसमें पता होनी चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे जो लिखा हमने हेलोजन का, ये हमने आयोडाइड नेगेटिव में लिख दिया, लेकिन रिएक्शन जो होगी यहाँ पे फ्री रेडिकल होगी, हेटेरोएटॉमिक नहीं होगी। जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी मतलब लाइट की प्रेजेंस में, तो फिर सबसे तेज रिएक्ट कौन करेगा? फिर उल्टा हो जाएगा। मतलब फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। ये हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें बेटा जी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, तो उसके बीच में 3-3 लोन पेयर है दोनों फ्लोरीन पे। तो लोन पेयर में क्या होता है बेटा जी? रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? ये यहाँ पे इनमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो क्या होगी? अनस्टेबिलिटी आएगी। तो हल्की सी लाइट पड़ते ही ये क्या करता है? फ्री रेडिकल में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ये रीजन है। ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे हम कहाँ पे करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट करेंगे बेटा जी, सनलाइट। सर। हाँ बेटा बताएं चारों। सर एल्काइल हैलाइड में तो हम आयोडीन ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ना?
हाँ, वहां पे अलग होगा रिएक्शन, क्योंकि वहां पे हेटेरोलिटिक फिजन करा रहे हम। यस सर। चले आगे, बोलो, चले आगे। देखो, अगर कहीं पे किसी कंपाउंड पे 1 क्लोरीन लग जाए, कहीं किसी कंपाउंड पे 2 क्लोरीन लग जाए, कहीं किसी चारों ही क्या लग, तो अगर कहीं पे सिर्फ 1 हेलोजन है, एक, कहीं पे 2 हेलोजन लगे हुए हैं 1 और 2, कहीं पे 3 हेलोजन लग जाए एक साथ 1 2 3, और कहीं पे 1 2 3 और 4, तो इस तरह के कंपाउंड को मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट कहते हैं। मोनो हेलोजिनेटेड, मोनो का मतलब एक हेलोजन प्रोडक्ट। इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? डाई हेलोजिनेटेड, डाई हेलोजिनेटेड। और इस तरह के कंपाउंड को ट्राई हेलोजिनेटेड कहते हैं बेटा। और ये जो होता है, ये क्या होता है बेटा जी? टेट्रा हेलोजिनेटेड, समझ रहे हो? लेकिन 2 से ऊपर जाते ही हम उनको पॉली हेलोजिनेटेड कहना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो बेटा जी? पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। जितने हेलोजेंस लगे होंगे उतना ही नाम कर देंगे। क्या समझे बेटा? समझिए अब रिएक्शन को। CH4 लिखा है, Cl2 लिखा है और H लिखा है ऊपर इस तरह से, यह सुनना। या तो क्लोरीन के नीचे एक्सेस लिख दिया या कुछ भी नहीं लिखा तो भी क्लोरीन को ही एक्सेस मानोगे। क्या बोला मैंने? या तो क्लोरीन के नीचे लिखा हो एक्सेस, सही तरीका तो यही है कि लिखा हो, नहीं लिखा है तो तुम क्लोरीन को ही एक्सेस मानोगे। लेकिन अगर उन्हें CH4 को एक्सेस देना है तो इसके नीचे लिखना जरूरी है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, रिएक्शन नहीं कर सकते तुम। भाई क्लोरीन एक्सेस में है तो उसके नीचे हो सकता है कि क्लोरीन के नीचे लिखा हो एक्सेस, हेलोजन के नीचे लिखा हो, लेकिन अगर रिएक्शन में किसी के नीचे भी एक्सेस नहीं लिखा है तो भी किसको मानोगे? क्लोरीन को मानोगे। तो अगर है क्लोरीन एक्सेस में तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं सबसेट में सब हटाओ और क्या बना दो? 4HCl। दूसरे में अगर लिखा हो एल्केन के नीचे एक्सेस तो फिर सिर्फ तुम्हें क्या करना है? एक हाइड्रोजन हटाना है और एक HCl निकालना। यानी कि अगर एल्केन एक्सेस में है तो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? मोनो हेलोजिनेटेड। कैसे प्रोडक्ट बनते हैं बेटा जी? मोनो हेलोजिनेटेड। और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनता है। बात समझ आ रही है? हमेशा याद रखना, अगर एल्केन एक्सेस में है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन जाएगा, और अगर क्लोरीन यानी कि हेलोजन एक्सेस में है तो फिर पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनने ही है।
चले आगे बेटा। नो डन। यस सर। यस सर। ये रिएक्शन दे दिया आपको, Cl2 दे दिया और यहाँ पे HNu दे दिया और एक्सेस में दे दिया। प्रोडक्ट क्या बनेगा? और ये प्रोडक्ट दे दिया, Cl2 दे दिया, HNu दे दिया और इसको एक्सेस में दे दिया। CH3 है प्लस Cl2 है, HNu है और CH3 है, एक्सेस है प्लस Cl2 है, HNu दे दिया। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेटा फर्स्ट में क्या आया बताओ? हर जगह पे क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही बेटा, किसने भी बताया। हर जगह पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन। कितने निकलेंगे बताओ? कितने हाइड्रोजन निकाले? 12, तो 12 ऐसे निकल जाए। या सुनो, इसका मतलब तुमने क्लोरीन यहाँ पे कितने यूज किए? 6। बोलो यस और नो। नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा? अब सिर्फ एक जगह लगेगा और क्या निकल जाएगा? एक ऐसे। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे एक्चुअल में एक जगह नहीं लगेगा, 6 की 6 जगह लगेगा। समझ रहे हो भाई? एक यहाँ पे लग गया तो दूसरा कहाँ लगना चाहिए? यहाँ। तीसरा कहाँ लगना चाहिए? यहाँ। चौथा कहाँ लगना चाहिए? यहाँ। पांचवा कहाँ लगना चाहिए? यहाँ। छठा कहाँ लगना चाहिए? बोलो इस जगह पे। 6 प्रोडक्ट बनेंगे, 6 हाइड्रोजन स्टेट। लेकिन इन सब का नाम क्या है? क्या? 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसलिए 6 डिफरेंट काउंट नहीं होंगे, एक ही काउंट होगा। समझ रहे हो? बनेंगे तो हर हाइड्रोजन पे, लेकिन काउंट एक ही होगा। जब तक आईयूपैक नेम डिफरेंट नहीं हो जाता तब तक आइसोमर डिफरेंट काउंट नहीं किया जाएगा। मेरी बात समझ आई तुम्हें? नीचे वाले में क्या बनेगा? कोई भी एक्सेस में नहीं दिया हुआ तो क्या होगा फिर? CCl3 प्लस कितना? 6 सेल निकल जाए। बोलो हाँ है ना? अगर कुछ नहीं दिया तो किसको एक्सेस में मानोगे? क्लोरीन को एक्सेस में मानोगे। यहाँ पे तो दिया है तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH2 पे Cl। और एक बार तो इस वाले से हटा दिया, अब दूसरे वाले से हटाओ Cl CH2 CH3। बोलो हाँ है ना? लेकिन क्या ये 2 डिफरेंट आइसोमर है कि एक ही काउंट करोगे? पहले वाले का नाम भी 1 क्लोरो थे, 1 क्लोरो, दोनों को एक ही काउंट करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा जी, हाउ मेनी मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, या हाउ मेनी मोनोहेलोजिनेटेड आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। तो कितने मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे? तो फिलहाल तो कितना बन रहा है? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, चलो आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो थर्ड वाला रिएक्शन है उसमें जब हम क्लोरीन को एक्सेस में ले रहे हैं तो तब सिर्फ हाइड्रोजन नहीं निकलेगा? ध्यान से देखो बेटा, समझ आएगी बातें। जब क्लोरीन को तुम एक्सेस में ले रहे हो तो सारे हाइड्रोजन निकल के जाएंगे कि नहीं? यहाँ से 3 और यहाँ से 3 चले गए। यही तो किया। तो सर मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ सर कि उसके साथ फिर सिर्फ ये। ओके सर, समझ में आया। देखिए
आपको ये दे दिया गया बेटा CH3 CH2 CH3 बेटा, इसके नीचे लिख दिया एक्सेस, डाल दिया Cl2 H न्यू। हाउ मेनी मोनो हेलोजिनेटेड आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, बताइए। तो दूसरों को भी बताना है, लिख ले जल्दी बेटा। कितने बनेंगे मोनो हेलोजिनेटेड? ऑनलाइन वाले बताओ भाई। भाई सारे हाइड्रोजन, सारे कार्बन पे हाइड्रोजन है, एक एक निकालते जाओ। ये पहला बन गया CH3CH, CH2Cl, और ये तीसरा बन गया। या सुनो, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आयु? क्लोरो 2 क्लोरोप्रोपेन, बोलो हाँ है ना। इसका भी नाम क्या है? 1 क्लोरोप्रोपेन, बोलो यार सुन लो। इसका और इसका नाम सेम आ गया तो इसको 2 काउंट करेंगे कि एक काउंट होगा बस। और दूसरा कौन है ये? तो 2। आंसर क्या होगा आपका? नीचे ऑप्शन लिखे होंगे ऐसे करके, है ना। ऑप्शंस लिखे होंगे कि कितने मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। 1 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 2 बनेगा। तो आंसर आपको टिक करना है वहां पे कितना बनेगा। 2 मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहले क्या करो, सब हाइड्रोजन्स पे हटा के एक क्लोरीन लगा दो। देन फिर उनके आईयूपैक नेम लिखो सही। जिसका आईयूपैक नेम डिफरेंट है वो आइसोमर में काउंट होगा, और जिसका आइसोमर आईयूपैक नेम सेम है तो वो एक ही बार काउंट होगा बस। समझ गए बात को? चले आगे। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये 12th का। 11th में तो नहीं पूछेगा तुमसे इतना, लेकिन 12th का मोस्ट फेमस है। देखे आगे चले। ऑनलाइन वाला बच्चा लिखा सबने बेटा? यस सर। यस सर। देखिए नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे दे दिया बेटा CH4I2 ना, ये एक्सेस में दे दिया तो क्या बनेगा? CH3I प्लस HI, और थोड़ी ही देर में रिवर्स होके ये वापस यही बन जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, HI में आयोडीन क्या है? H प्लस और प्लस I माइनस। ये वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब I माइनस अपने इलेक्ट्रॉन देकर के कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। तो ये बहुत जल्दी रिड्यूस आपस में किस में बनने लगता है? I2 में, और उस वजह से जो CH3I भी बना था अनस्टेबल होता है और वापस किस में जाने लगता है? इसमें। तो कभी भी अगर हमें CH4 प्लस किसी आयोडीन के साथ रिएक्शन करनी है ना, तो हमें यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, खास करके HNO3, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी लाइट के साथ साथ, है ना। हमें ये भी लेना पड़ेगा। इसका काम क्या है? HNO3 क्या करेगा, जैसे ही HI बनेगा उस HI को ब्रेक करा देगा, NO2 प्लस H2O और प्लस I2, खत्म। अब इसका जो वापस आने वाला रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि I नेगेटिव रहा ही नहीं। जब I नेगेटिव रहेगा ही नहीं तो रिएक्शन आने का वापस, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर क्या कर दिया, इसके खत्म कर दिया। तो HNO3 रिएक्शन को रिवर्स आने से रोकता है। तो व्हेन यू यूज आयोडीन इन हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो ऑलवेज यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल, ताकि I नेगेटिव के रिड्यूसिंग कैरेक्टर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। लिख लो उसको।
सर ये रिएक्शन केवल आयोडीन के साथ ही होता है क्या? ये सिर्फ आयोडीन के साथ होगा बेटा, और किसी हैलोजन के साथ नहीं, ना ब्रोमीन, ना क्लोरीन, ना फ्लोरीन। क्लोरीन तो वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, समझ रहे हो? तो वो तो कर ही नहीं सकता। एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, जब भी हेलोजिनेशन अगर इन प्रेजेंस ऑफ इसके बेटा जी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और जितना रिएक्शन हो सकेगा करेंगे। वो क्या लिखा हुआ है सर, बेस्ड रिएक्टिव एजेंट? हाँ बेटा, ये वाला क्या है? रिड्यूसिंग भाई, ये रिड्यूसिंग लिखा है। आगे ये रिडक्शन हो रखा है। हेलोजिनेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, यानी कि लाइट ऑलवेज गिव फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। समझे बेटा? चले आगे। 1 मिनट सर। क्या? डन? यस सर, यस सर। देखिए, जब भी आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करना हो तो बेटा जी इसमें 3 स्टेप होते हैं। सीखना है, करना कहीं नहीं है। सीख लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि हमेशा ये होगा। ये कब होगा? पहली बात तो एरो के ऊपर क्या लिखा होगा? लाइट और पेरोक्साइड। ये तभी होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। सिंपल फंडा है, इसी के प्रेजेंस में होता है। इसमें हमेशा 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन, और तीसरा होता है बेटा जी चेन टर्मिनेशन। सिंपल करें इस चीज को तो रिएक्शन जस्ट स्टार्टेड और रिएक्शन गोइंग ऑन, रिएक्शन हो रही है, और इसका मतलब है रिएक्शन स्टॉप किया। समझ रहे हो? चेन इनिशिएशन का मतलब है कि रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, चेन प्रोपोगेशन का मतलब रिएक्शन चल रही है, और चेन टर्मिनेशन का मतलब रिएक्शन रुक चुकी है। चेन इनिशिएशन कैसे होता है? आपके पास Cl2 होता है इस तरह से, और आप लाइट डालते हैं ROR की प्रेजेंस में, तो ये जैसे ही लाइट डालोगे तो तुम्हें पता है क्या होगा? होमोलिटिक फिजन। तो यहाँ पे क्या बना? Cl फ्री रेडिकल, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2Cl फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का बनना इज द स्टेप ऑफ चेन इनिशिएशन। जो भी हैलोजन होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? फ्री रेडिकल में। दिस फिनोमेना इज नोन एज चेन इनिशिएशन। दूसरी तरफ आपके पास पड़ा है एल्केन, मीथेन जान लीजिए। आपने इसमें डाला क्या? 2 फ्री रेडिकल्स, लाइट अभी भी है कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पे फिर से क्या जनरेट होगा? CH3 फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल कितने थे? 2।
तो क्या होगा यहाँ पे, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो बन जाएगा CH3Cl और प्लस क्या HCl। Cl फ्री रेडिकल उधर बन ही रहे, बनते जा रहे। फिर तुमने उठाया इसको CH3Cl को, अगेन फिर से तुमने 2 Cl डाले, लाइट अभी भी पड़ ही रहा है, तो एक H और निकलेगा, ये बन जाएगा क्या CH2Cl फ्री रेडिकल, फिर से H फ्री रेडिकल और फिर से क्या है 2 Cl रेडिकल पड़े ही है। इससे क्या बन जाएगा फर्दर प्रोडक्ट CH2Cl2 प्लस HCl। बोलो हाँ है ना। फिर से CH2Cl के साथ Cl2 के साथ क्या डालोगे 2Cl फ्री रेडिकल, क्योंकि Cl फ्री रेडिकल तो इधर बन ही रहे, उठाते जाइए यूज करते जाइए। फिर से क्या बनेगा तुम्हारा बताओ, अब ये बन जाएगा CH3, डायरेक्ट लिख दो प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा बेटा जी CHCl3 है ना, और प्लस HCl, और लास्ट में फिर क्या बनेगा CHCl3 से 2 Cl डालोगे तो H न्यू, ये बन जाएगा CCl4 और साथ में क्या निकल जाएगा HCl। इसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन, रिएक्शन होते जा रहा है, H निकलता जाएगा Cl जुड़ता जाएगा, H निकलता जाएगा Cl, जब तक रिएक्शन होती रहेगी जब तक कि सारे H रिमूव नहीं हो जाए। वो प्रोडक्ट लिखना मैंने सिखाई दिया। चेन टर्मिनेशन, तुमने क्या किया, एरो पे से लाइट हटा दिया, मतलब तुमने बीकर को ग्राउंड में रखे हुए थे जिससे सनलाइट आ रही थी, अब बीकर को पकड़ के लेके गए लैब में कोट में छुपाते हुए और सीधा जाकर के अपने लोकर के अंदर रख दिया। लोकर में अंधेरा है, लाइट अब उसको नहीं मिलेगी, जैसे ही उसको लाइट मिलना बंद, तो जो फ्री रेडिकल इनिशिएट हो रहे थे वो बनना क्या हो जाएंगे बंद, और बीकर में जो ऑलरेडी फ्री रेडिकल बने हुए हैं उनको जो फ्री रेडिकल दिखेगा पास में उसी के साथ क्या बना लेंगे बॉन्ड और खत्म कर देंगे सारे फ्री रेडिकल। Cl को दूसरा फ्री रेडिकल दिखेगा Cl2 में कन्वर्ट, CH3 को कोई फ्री रेडिकल दिखेगा कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl, यानी कि फ्री रेडिकल का बनना बंद। यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल स्टार्टेड है ना, और यहाँ पे दूसरे में क्या हो रहा है फ्री रेडिकल का एडिशन, बोलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ना, यही तो हो रहा है भाई H फ्री रेडिकल जा रहा है Cl फ्री रेडिकल आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है फ्री रेडिकल स्टॉप है ना, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन स्टॉप। भाई जब भी कहीं पे लाइट होती है तो ये प्रोसेस होता है, हम लिखते उसको बड़े आसान तरीके से है, बट उसके पीछे की कहानी ये है, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कहीं भी एरो पे लाइट लिखा हो 11 प्लस 12 में तो समझ लेना वहां पे ये तीनों चीजें हो रही है, लेकिन हम इसको लिखते कहीं नहीं है, हमने सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना। मैंने तुम्हें 12 तक सिखा दिया कि अगर हेलोजन एक्सिस में है तो सारे हाइड्रोजन जाएंगे, और अगर बेटा जी क्लोरीन एक्सिस में एल्केन एक्सिस में है तो फिर मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे। हमारा जो इससे पहले वाला चैप्टर है कितनी क्लास में कंप्लीट हुआ है, लगभग 6 से 7 क्लास लगी होगी कम से कम, इससे कम में तो नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो मिनिमम नंबर है। 3 क्लास में तो नेमिंग ही होता है, 2 से 3 क्लास में तो नेमिंग ही होता है। 3 क्लास में दूसरों ने खत्म करवा दिया सर। क्या बेटा 3 क्लास में ऑर्गेनिक खत्म हो गया है सर एक बैच में। भाई मैं इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि आज इस पे काफी डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए मैंने पूछा है, काफी मैसेजेस चल रहे, मीटिंग भी हो सकता है इस पे कि 2 क्लास में जीओसी करा दी। 2 क्लास में जीओसी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक पूरी क्लास में सिर्फ आईयूपैक नेम के रूल लिख दे बिना कुछ किसी को समझाए, सिर्फ रूल लिखने हैं, सारे साइक्लिक, सारे बेंजीन, सारे ओपन चेन और सारे आईयूपैक की रूल्स की नेमिंग। टेबल भी नहीं बनने की 1.5 घंटे में, टेबल भी पूरा नहीं होता ढंग से सर, स्लाइड से पढ़ाएं सर, स्लाइड से। और मैं कहता हूँ इसको सही से सिखाने में जीओसी को, जो मेरा पर्सनल व्यू है, कम से कम 14 से 15 क्लासेस देनी चाहिए, तब होता है जीओसी।
अभी भी मतलब ठीक है, लाइट हार्टेड हमने किया, लेकिन बहुत सारी चीजें 12th में चलो कवर अप कर लेंगे अगर मैं ही पढ़ाऊंगा तो, लेकिन और भी टाइम दिया जा सकता है, लेकिन काम चल जाएगा इससे भी। 11th का तो चल जाएगा, लेकिन 12th में तुम्हें कवर अप करनी पड़ेगी वो की बाकी चीजें हो रही। चले बेटा आगे। सर 2 मिनट लिख लो। सर क्लास मत छोड़ना भाई, बिल्कुल भी, कोई भी रिक्वेस्ट है। यहां सीख गए तो समझ लो 12th में बहुत आसान हो जाएगी चीजें। हो गया सर। 12th का जैसे ही पेज खोलोगे ना तुम, पहले दूसरे पेज पे ये सब चीजें मिलेगी जो मैंने कराया तुम्हें, अभी खोल के देख लेना, डाउनलोड करके देख लेना एनसीईआरटी। दूसरे तीसरे पेज पे है ये सारी चीजें, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं। चले आगे। यस सर। ये फर्स्ट में, ये सेकंड था, ये थर्ड और ये फोर्थ। जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही स्टेप होते चले जाएंगे रिएक्शन के। 6 हाइड्रोजन है तो स्टेप कितने हो जाएंगे? 6। हर बार एक हाइड्रोजन रिमूव कराना है। सर जितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे उतने क्लोरीन ऐड होते जाएंगे। बिल्कुल बेटा जी। टर्मिनेशन होता है, बंद हो जाना है ना। नौकरी में टर्मिनेशन का मतलब होता है निकाल देना नौकरी से। चले आगे बेटा। देखो नेक्स्ट 2-3 चीजें और सीख लो। आउट ऑफ द पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे दे दे Cl2 Cl2H Cl2H, ठीक, इसको एक्सेस में लिख दिया। ये एक्सेस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। CH2Cl CH CH3Cl और साथ में CH2CH2Cl। जो बेंजीन के हाइड्रोजन है उनको हेलोजिनेशन में रिमूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज अगर उनको रिमूव करेंगे तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और मैंने आपको बताया था कि बेंजीन पे पॉजिटिव दुनिया का मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, समझ लो। या बेंजीन पे फ्री रेडिकल भी मोस्ट अनस्टेबल चीज बनेगा। तो इस वजह से बेंजीन के हाइड्रोजन्स, जो बेंजीन के खुद के हाइड्रोजन है, यहाँ पे है ना, इस पे हाइड्रोजन बोलो आए ना, ये हाइड्रोजन हटके कभी भी HCl नहीं लगेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? इसको लिखिए फटाफट। सिर्फ कौन से जाएंगे? जो भी उसके बाहर के ग्रुप्स होंगे। सर एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट करना। हाँ बेटा जी, ये बेंजीन है और बेटा जी ये बाहर है ग्रुप यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स थे, तो सब जगह पे Cl एक बार लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगता, सिर्फ ये हाइड्रोजन हटेगा और प्रोडक्ट ये बनेगा CH2Cl। ये हाइड्रोजन यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता। क्यों नहीं होते? क्योंकि कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल बेंजीन पे, क्योंकि हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट करना पड़ेगा, यस और नो? तो वो पॉसिबल बेंजीन के ऊपर नहीं।
यस सर। समझ आया चारू? यस सर। बेंजीन पे पॉजिटिव और फ्री रेडिकल नहीं बन सकता, इसलिए बेंजीन के हाइड्रोजन को हैलोजिनेशन रिएक्शन में रिमूव नहीं कराया जा सकता। लेकिन बेंजीन से बाहर जो भी कार्बन होंगे उनके हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। सर किसी भी रिएक्शन में तो नहीं हटाया जा सकता है। नहीं, जब हैलोजिनेशन होगा तभी की बात है भाई, जब कंडीशन एरो के ऊपर ये होगी, ये तब की बात। कोई और रिएक्शन होगा तो सर उसमें हट सकता है। उसकी बाद में बात करेंगे। है कुछ ऐसी भी है जिसमें हटाएंगे, बेंजीन पे पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन वहां जो कंडीशंस होगी वो बहुत ही खतरनाक कंडीशंस होगी। 300 एटीएम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे ऊपर 1 एटीएम लग रहा है, तो 1 एटीएम में हमें सांस दुबर हो जाएगी थोड़ी सी गर्मी आते ही। सोचो 300 एटीएम अगर लग जाए तो क्या होगा, समझ रहे हो? खाना भी नहीं बनेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बनना, क्योंकि तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट 300 ले जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो उतना हो ही नहीं पाएगा। तो उसको बोलते हैं वायलेंट कंडीशंस। 2 प्रोसेस बोलते हैं, 12th में करेंगे। चले बेटा, फिलहाल नहीं करना तुम्हें। डन और नॉट डन बोलो यार, कुछ तो बोलो। डन सर। एल्केन की रिएक्शंस खत्म होती है, एल्केन की प्रिपरेशन खत्म होती है, एल्केन की केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे खत्म होती है। फिर लिखेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन क्या होता है? मैंने बताया था कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा होता है। नॉन पोलर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है बेटा जी? नॉन पोलर, मतलब नो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हियर। तो इसका मतलब क्या है? पहला पॉइंट, एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर हो गए तो क्या पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे? खुद भी देख चुके हो, केरोसिन ऑयल पानी में डालो ऊपर तैरेगा, वैक्स पानी में डालो ऊपर तैरेगा, पेट्रोल पानी में डालो ऊपर तैरेगा। रीजन क्या है? बिकॉज दे आर नॉन पोलर। और पानी कैसा होता है? पोलर। तो पानी पोलर में पोलर डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होता है। एल्केन्स नॉट soluble in polar solvent like H2O, ROH, alcohol, etc. But soluble in organic or non-polar solvent. Organic or non-polar solvent such as कौन होता है? जैसे कि ईथर, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि CCl4, जैसे कि CH2 एक्सेट्रा। पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, लेकिन जो भी नॉन पोलर होंगे और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे उसमें आसानी से सोल्यूबल होते हैं। C1 से C4 जो होते हैं वो क्या होते हैं? गैस। C5 से C17 तक क्या होता है? लिक्विड्स। और बेटा जी C18 से आगे कार्बन इंफिनिटी तक जनरली क्या होता है? वैक्सी सॉलिड्स होता है। तो जो तुम घर में कैंडल लाते हो वो वैक्स होता है। पेट्रोल का एक्चुअल में वो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। तो कन्फर्म है कि उसमें कार्बन जो है, चैन जो है वो क्या है? C18 से ऊपर है। तो अगर 1 कार्बन से 4 कार्बन तक रहे, मतलब मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन तक क्या होगा? गैस। पेंटेन से क्या बनना शुरू होता है? लिक्विड्स बनना शुरू होते हैं। तो पेंटेन से कहां तक? हेप्टाडेकेन तक आपके क्या होंगे? लिक्विड। और ऑक्टाडेकेन से आगे क्या बनना शुरू हो जाएंगे बेटा जी? वैक्सी सॉलिड्स। समझ पा रहे हो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे? सर C18 से लेकर के कहाँ तक लिखा है सर? इन्फिनिटी तक।
चाहे जितने कार्बन। ना ही नीट में, ना ही एम्स में, ना ही आईआईटी मेंस में, ना ही आईआईटी एडवांस में इससे बाहर की कोई चीज है। घुमा फिरा करके इन्हीं को पूछेगा। अब वो कितना घुमा फिराएगा वो आपको पकड़ना आना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स रिएक्शंस आती है तो क्वेश्चंस की रिएक्शन सोल्व हो जाएगी। पहला काम है बेसिक रिएक्शन टिप्स पे करना, इसके बाहर कुछ नहीं आता। समझ रहे हो? बस वही तरीका है, कोई एक को ऐसे लिखता है, कोई एक को ऐसे लिखता है, कोई एक को ऐसे लिखता है। तरीके अलग होंगे लिखने के, लेकिन प्रोसेस, मेथड, कॉन्सेप्ट वो चेंज नहीं होंगे। इसलिए ऑर्गेनिक इजी भी है, टफ भी है। जो जैसा आप कर लोगे, आपने बहुत अच्छे से चीजें याद कर ली, सेग्रीगेट कर लिया, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, ये सारी चीजें, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, तो बहुत आसान हो जाएगी चीजें। और आप उलझे हुए हो, आपके नोट्स ही प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ, तो फिर इससे टफ कुछ नहीं होगा। फिर रोते ही रहोगे, इधर उधर ढूंढते रहोगे कि कहीं कोई करा दे। और ये सबकी बात है, खाली केमिस्ट्री नहीं, मुझे लगता है कि सभी चीजों में कुछ ना कुछ इस तरह से होता। चले बेटा आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हायर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in a chain, higher the boiling point of alkane. Boiling point डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके बेटा जी? नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा? कम। एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के। और सरफेस एरिया वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा आपने, है ना? लंदन फोर्स। या दूसरा क्या होता है आपका? डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि यहाँ पे तो पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो या तो लंदन फोर्स लगेगा या इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल्स लगेगी। तो आपसे पूछने लगा CH3 CH2 CH3 इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? तो किसका बताओगे? किसका बेटा? थर्ड वाले का सबसे ज्यादा, फिर किसका? सेकंड का, फिर किसका? फर्स्ट का, है ना? क्योंकि जितनी ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इसमें पूछने लगा CH3 CH2 1 2 3 4 5 CH3 CH2 CH पे CH3 और ये CH3 और CH3 CH3 ये CH3 यहाँ पे है ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट? फर्स्ट। और फर्स्ट के बाद सेकंड और सेकंड के बाद थर्ड, है ना? क्योंकि सब में कार्बन तो कितने हैं? 5 ही है, लेकिन ब्रांचिंग हो गई। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता है ना, सरफेस एरिया उतना कम होता है। और सरफेस एरिया जितना कम होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स उतनी कम होती है। और वीक वंडरवॉल फोर्स जितनी कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम हो जाता है। सर अगर यहाँ पे हम ब्रांचिंग में एक और कार्बन ऐड करते हैं तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है, देखो कभी भी ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं करवाएगा। मान लो एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ना, थ्योरेटिकल प्रोसेस है ही नहीं। आप देख करके नहीं बता सकते कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। समझ रहे हो? तो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि जो सोल्व हो सके, ऐसे नहीं बनेंगे कि जो सोल्व थ्योरेटिकली ना हो सके। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से होगा। हाँ, सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा जी? ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी सरफेस एरिया उतना घट जाएगा।
मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया। यस, जितनी बड़ी लॉन्ग चेन होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा, मतलब उसमें उतनी ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होगी। ब्रांचिंग से वंडरवॉल फोर्सेस ब्रेक होती है। क्या बेटा? नेक्स्ट फिजिक्स है या फिर आप ही का है सर? नहीं, मेरा तो नहीं है यार। मैंने तुम्हें शुरू से बताया, उतना टाइम है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से तो क्लासेस देते हैं। कोई नहीं पता एडजस्टमेंट, क्योंकि बैचेस ही इतने हैं। अब फिजिक्स वाले मौज मार रहे बैठे हुए, खाली है कहीं भेज दो। अरे जा रही है सर। चले बेटा, यस सर। यहाँ पे तुम्हारा एल्केन पार्ट खत्म होता है बेटा, ठीक? एल्केन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट है बेटा जी क्या? एल्कीन। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कॉमनली एल्कीन को क्या कहते हैं? एल्कीन नोन एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल प्रोड्यूसर। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑयली होते हैं। एल्कीन जो होगा जनरली तुम्हें कैसा मिलेगा? जैसे ऑयल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, उस तरीके के मिलेंगे, तो ओलिफिन्स बोल देते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? अगर तुम जनरल फॉर्मूला देखोगे तो क्या होगा बेटा जी? CnH2 जैसे C2 C5 C7, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? C4 C10 और ये क्या? C14। इसका जनरल फॉर्मूला है। बेसिक यूनिट क्या है इसकी? बेसिक यूनिट ऑफ एल्कीन। बेसिक यूनिट का मतलब होता है वो पहला कंपाउंड कौन है जो एल्कीन बना सकता है? इथीन। वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बोलते हैं इसको। ये सुनो, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? ये H ये H और ये H क्या है बेटा? जैसे sp2 और ये बॉन्ड कैसे है? सिग्मा 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 पाई और सिग्मा। टेस्ट मत छोड़िएगा बेटा जी, जितना सिखा दिया उसके बेसिस पे टेस्ट दीजिए, जितना हो जाए उतना करिए, तो वो समझ आएगा कि जो पढ़ रहे हैं क्या वो रिलेट भी कर रहा है कहीं से। चलिए आगे। ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा एल्कीन का? इसका इथीन का बनाओ ऑर्बिटल डायग्राम। चले आगे। लिखा बेटा? ऑनलाइन में लिखा सबने? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए इसका ऑर्बिटल डायग्राम। एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और ये ऑर्बिटल्स कैसे है? हाइब्रिडाइज्ड। याद हो तो केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने इसको ड्रॉ किया था इसी तरह,
कई बार बोला होगा मैंने इसका, भाई केमिकल बॉन्डिंग का बहुत यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये एक ऑर्बिटल इस पे क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसके साथ क्या बनाता है पाई बॉन्ड। ये सिग्मा है पाई सिग्मा सिग्मा। तो एक्चुअल में एल्कीन क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और बेटा जी ऊपर इसके क्या होता है ऐसे, सर नाम ये दिया था फिक्स्ड इसको। होता है सर, ऐसे काहे बनाते हैं जो कि मतलब रोटेटिंग स्ट्रक्चर जैसा लगता है ये? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम नहीं बनाते यार, ये सब एक्सरे स्ट्रक्चर्स होती है इसकी, है ना, कुछ इस तरह का होता है। बिल्कुल सही है, रोटेटिंग टाइप ही होता है एक तरीके का, लेकिन ये रोटेटिंग है नहीं, ये फिक्स है। अगर मॉडल आपने देखा हो तो मैंने दिखाया आपको, बीच में बॉन्ड फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं बेटा। और जो मैंने आपको बता रखा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ जो होती है वो 134 पिकोमीटर, कार्बन हाइड्रोजन 110 पिकोमीटर है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम है बहुत। आइसोमेरिज्म कौन कौन से दिखा सकता है एक एल्कीन, कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? स्टीरियो और स्ट्रक्चरल दोनों की बात कर लो, बोलो बेटा जी ऑनलाइन वालों, स्ट्रक्चरल में कौन से और स्टीरियो में कौन से? स्टीरियो आइसोमर्स देखिए, स्ट्रक्चर में और स्टीरियो में तो हम कर तो पहले ही चुके हैं। स्टीरियो में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल, है ना, पढ़ा ना आपने सिस और ट्रांस, और पढ़ा ना आपने कल ई और जेड, तो स्टीरियो में होता है। स्ट्रक्चरल में कौन सा होगा, बताया था मैंने, पोजीशन बताया था, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए तो पोजीशन हो सकता है, चेन हो सकता है क्या, चेन भी हो सकता है, मेटा फंक्शनल हो सकता है क्या? फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होगा क्या, होगा, फंक्शनल ग्रुप भी होगा। कैसे होगा नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है, ढूंढिएगा इतने आप, हैं ढूंढिएगा। पोजीशन भी होगा, चेन भी होगा, जबकि एल्कीन में कौन सा होता है, सिर्फ चेन होता है, उसमें और चेन के अलावा और कोई आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। हाँ उधर जाए तो कन्फॉर्मर्स हो सकता है, सोहर्स और न्यूमैन, यस और नो, स्टीरियो में। लेकिन एल्कीन में स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल तो होना ही होना है, मतलब होना ही होना है, कोई जरूरी नहीं है, उसकी भी कंडीशन है, बताइए ना कंडीशन। हेलो सर, बताइए सर। ये सर बी ब्लॉक में बैठा है, नहीं सर 309 क्या नंबर है, 210 है, 210। हाँ दोनों बैठे। ठीक है बेटा, चलिए। सर एक बार ये जो आप रिएजेंट वाली सेपरेट नोटबुक की बात कर रहे थे वो रिपीट करना। हाँ बेटा, जैसे मैंने अलग अलग पढ़ा रहा हूँ ना मैं, जहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आ जाए उसको बोलते हैं नेम रिएक्शन, और जहाँ पे रिएजेंट एरो पे जो कंपाउंड डालते हैं उनको बोलते हैं रिएजेंट्स, है ना, पर्टिकुलर कोई कंपाउंड मतलब फॉर्मूला लिखा हो। तो मैंने कहा कि इनके नोट्स अगर सेपरेट बना लोगे तो बहुत आसान चीजें हो जाती है, बहुत इजीली हो जाता है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा जी, भाई मैंने अपलोड कर दिया आपके नोट्स। ओके।